सुप्रीम कोर्ट ने ज़राए क़वानीन के निफाज पर रोक लगा दी है। अदालत ने क़वानीन के निफाज पर ताहुक्म सानी रोक लगा दी है। इसके साथ साथ इसने मसले के हल के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि अगर वो मसले का हल चाहे तो कमेटी के सामने पेश हो। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। जौनपुर एयरपोर्ट पर असदुद्दीन ओवैसी का शानदार इस्तकबाल किया गया। असदुद्दीन ओवैसी जौनपुर और आजमगढ़ के सराय मीर का दौरा किया। जौनपुर में SBSP के सदर OP राजभर ने ओवैसी का इस्तकबाल किया। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की तरह यूपी में भी इत्तेहाद तश्कील देकर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। उन्होंने SBSP से MIM के इत्तेहाद का ऐलान किया है और साथ ही दीगर पार्टियों को भी इत्तेहाद में शामिल करने की बात चल रही है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के साबिक वज़ीर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। ओवैसी के मुताबिक अपने दौरे इक़्तिदार में अखिलेश यादव ने उन्हें 12 मरतबा यूपी आने से रोका। कोशिश करने आए हैं राजभर साहब के साथ, हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चुनाव की तैयारी है, आना जरूरी है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल करने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला, बाहर है। आइमा मसाजिद के लिए काम करने वाली मारूफ तंजीम अल इमाम एसोसिएशन ने एक सियासी पेशरफ्त करते हुए मुसलमानों से अपनी अलग सियासी जमात तश्कील करने का मुतालबा किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के जरिए एसोसिएशन के सदर इमरान हसन सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क में जितनी भी छोटी छोटी जमातें हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपना कोई ऐसा रहनुमा मुंतखब करना चाहिए जिसकी आवाज़ पर सभी मसालिक और नजरियात के लोग लब्बैक कहकर एक परचम तले मुत्तहिद हो जाएं। मारूफ दानिश्वर और वकील शोएब सिद्दीकी के मुताबिक ये काम ज़बानी हद तक खुशकुन मालूम होता है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की तकसीम को यकीनी बनाने वाली सभी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना तकरीबन नामुमकिन है। मेरा कहना है कि जितने भी, चाहे उलमा काउंसिल हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे पीस पार्टी हो या जस्टिस पार्टी या जितनी भी दीगर पूरे हिंदुस्तान में पार्टियां खड़ी हैं, अगर उनका एक मौक़िफ़ है कि हमें जो है कौम के हालात को बेहतर करना है तो सब एकजुट होकर आ जाएं। अगर एकजुट होकर नहीं मंच पे आ पा रहे हैं तो इसके मतलब उनमें ज़ाती मुफाद भी है। इसको दूर करने के लिए ये मकसद है कि एक शोरा कमेटी बन जाए, और जो शोरा कमेटी जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्न करे और जो सबसे लायक आदमी हो उसका वो हेड करे। मुत्तहिद होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी के अपने मसाइल हैं और हर आदमी के अपने मकसद से, जो सच बात है। और जहाँ तक इमाम की बात है तो आप देखिए कि हमारे इमामों की पोजीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारे वफ़ की ज़मीनें जो हैं जिस पर गवर्नमेंट काबिज़ है और वो कोई रास्ता नहीं निकाल रही कि उनको हैंड ओवर किया जाए। अगर मैं चाहता हूँ, गवर्नमेंट से मेरा मुतालबा है कि उन वफ़ को उसको कोई ना कोई मुतवल्ली बनाएँ और उनको दें, जिससे कि मस्जिद के इमामों की तनख्वाहें जो उनको नहीं मिल पा रही हैं वो उनको मिलें, प्लस वहाँ जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं जो उससे महरूम हैं उसे तालीम उससे हासिल करें। और ये गवर्नमेंट से मेरी यही गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके करें। और इस कौम को जैसे कि वो कहते हैं लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। मेरठ में मुनक्किदा हिंदू पंचायत के मंच से मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने वाले हिंदू मजहबी रहनुमा महामंडेश
मंडलेश्वर आनंद स्वरूप गिरी महाराज को मुस्लिम दानिश्वरों के अलावा हिंदू महासभा ने भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। गुज़िश्ता रोज मेरठ में मुनक्किदा हिंदू पंचायत के मंच से आनंद स्वरूप महाराज ने मुसलमानों के समाजी, सियासी और इक़्तिसादी बायकॉट की हिंदुओं से अपील की थी। साथ ही मुसलमानों की मजहब तब्दीली के लिए खास एजेंडे के तहत काम करने की जरूरत पर जोर दिया था। हिंदू राष्ट्र की जो ये बात करते हैं ना, हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ ज्ञान भी है या नहीं है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों का सुधार जरूरी नहीं है, सबसे पहले हिंदुओं को अपने में सुधार करना होगा। तो स्वामी जी जो कह रहे हैं ठीक है, परंतु उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, इससे वो समाज में तनाव फैलाना चाहते हैं। अभी जैसे स्वामी जी यहाँ आए, आनंद स्वरूप जी, उन्होंने हिंदू मंच से जिस तरह की अपनी ज़बान और खोली और जिस तरह के बयानात किए, तो मैं समझता हूँ यकीनन वो वहाँ पे बहुत से ऐसे समझदार लोग हैं जो उनकी इस बात को समझते हैं कि ये हमारे तहजीब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यहाँ अपने क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ का वो ख़त्म करेंगे जिसमें अपने मज़हब पे आज़ादी है? हर शख्स को अपने मज़हब के तहीं जिस तरह से भी है उसको मानने की आज़ादी है। औरंगाबाद शहर के कल्ब में वाक़े सूद गिरनी ग्राउंड इन दिनों आरजी तालाब में तब्दील हो चुका है, जहां ड्रेनेज की गलाजत जमा होने से अतराफ की बस्तियों में वबाई अमराज फैलने का अंदेशा है। मकामी लोगों के मुताबिक बार बार शिकायतों के बावजूद इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा। कॉरपोरेशन का टैक्स अदा करने वाले लोग अब गलाजत के माहौल में जीने पर मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। शहर के कल्ब में वाक़ ये रोशन गेट सौद गिरनी ग्राउंड है, जो गैर कानूनी तरीके से खींची गई ड्रेनेज लाइन के सबब अब एक गंदे नाले में तब्दील हो गया है। ड्रेनेज और गलाजत का ये आलम है कि मुकामी बाशिंदों का जीना दोभर हो गया है। मुकामी लोगों की शिकायत है कि नलों और बोरवेल में भी आलूदा पानी आ रहा है। ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम काफ़ी सालों से हम फेस कर रहे हैं। बाईजीपुरा स्लम का पूरा ड्रेनेज लाकर यहाँ पर जो गटर था, वाटर गटर, उसके अंदर लाकर छोड़ दिया कारपोरेशन ने। पहले ये गलती की। अभी पिछले 2 महीने से यहाँ पर हालत बहुत बुरी है। पूरा का पूरा चौकअप हो चुका है, पूरा तालाब बन चुका है ड्रेनेज का। यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है, कारपोरेशन का बनाया हुआ हॉस्पिटल है, जिसमें डिलीवरी के वास्ते पेशेंट्स आते हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है। आसपास के घर वालों ने, जैसा आप देख रहे होंगे कि आसपास के घर वालों ने अपनी खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखी है इसकी स्मेल की वजह से। कि हमारे पीछे मैदान में पूरा ड्रेनेज का पानी जो है तो सिर्फ नाले के जैसा बह रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको गंदगी बो आ रही है। हमारे हफ्सी के पानी में भी बदबू आ रही है। हमारे सब घर बीमार गिर रहे हैं। सौद गिरनी ग्राउंड से लगकर ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मैटरनिटी अस्पताल है। इस अस्पताल का अमला और मरीज भी बदबू से परेशान है। मुकामी लोगों का कहना है कि 2 महीने से बाज़ाब्ता शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन कारपोरेशन हुक्काम ने कुछ इस तरह से मसले का हल किया कि ड्रेनेज की गलाजत को बारिश के नाले में मिला दिया। हमारे घर के सामने जो नाली बनाई गई है, पाइप डाले पीछे से लेकर दवाखाने से लेकर पूरे पाइप डाले हैं और हमारे घर के सामने लाके छोड़ दिए हैं। और ऐसा लग रहा है कि हमारा घर के सामने मौत का कुआं है। छोटे छोटे बच्चे हैं। वजह से चेक करना पड़ता, मिलावट आती, पूरा गंदा पानी मिला हुआ पीने के पानी में आ रहा, बोरवेल के पानी में से बदबू आ रही और मच्छर हो गए, बीमारियों के असरात है। और ये जो है एक अजीब सी स्मेल आना सुबह शाम आपके घर में, आपको भी ऑब्वियसली किसको भी पसंद नहीं आएगा। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स है और अभी काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम बन सकती है। औरंगाबाद शहर से कोरोना वबा का अभी पूरी तरह खात्मा नहीं हो पाया। सरकारी हुकाम का कहना है कि साफ सफाई और एहतियात के जरिए ही वबाई अमराज पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेहत आमा और साफ सफाई के मामले में कितना संजीदा है, सौद गिरनी ग्राउंड की गलाजत से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। कोलकाता के तारीखी आलिया मदरसे को आला तालीमी मैदान में आगे लाने के लिए बाया महाज हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। मौजूदा हुकूमत ने आलिया यूनिवर्सिटी में साइंस इंजीनियरिंग शोबा कायम किया।
यहाँ मुख्तलिफ तबके के तलबा समेत मुस्लिम उम्मीदवारों को फौकियत दी जाती है। ताहम इमसाल यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री शोबे में दाखिले लेने के लिए ख्वाहिशमंद मुस्लिम उम्मीदवारों को नज़रअंदाज किए जाने का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गरचे इस मामले पर कुछ कहने से इनकार किया, ताहम ऑल बंगाल अक़लियती यूथ फोरम ने जल्द ही इस मामले में यूनिवर्सिटी को लेटर देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के कुछ अजला में 4 जनवरी से 9वीं ता 12वीं जमात तक स्कूल शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में रियासत के दीनी मदारिस भी तलबा के तालीमी नुकसान को कम करने के लिए मदारिस में तालीमी सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मालेगांव के मदारिस में मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए तालीमी सिलसिला शुरू किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्लास है। हुकूमत की गाइडलाइन को सामने रखते हुए जो हुकूमत की तरफ से 4 जनवरी को गाइडलाइन जारी हुई है, उसके पेश नज़र बड़ी क्लासों को 9वीं 10वीं और 11वीं क्लास को जारी कर दिया गया है। लेकिन चूँकि वक्त बहुत कम है, असातिज़े किराम को इसी बात की हिदायत की गई है कि कम से कम वक्त में जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश ये करें कि निसाब मुकम्मल हो जाए। कुछ जो है तालीमी अवकात में और कुछ खारजी अवकात में अपनी तरफ से वक्त लगा कर जहाँ तक हो सके कोशिश करें निसाब की तकमील हो जाए। मदारिस दीनिया का तालीमी साल इस्लामी माह शव्वाल से रमज़ानुल मुबारक तक होता है, लेकिन कोरोना वबा और लॉकडाउन में गुज़िश्ता तालीमी साल गुजर गया। असरी तालीम की तरह ही दीनी मदरसों में पढ़ने वाले उलेमा और मुअल्लिमीन के साथ तलबा के लिए ये मसला दरपेश है कि वो कम वक्त में अपना कोर्स मुकम्मल करें, क्योंकि रमज़ान के बाद नए दाखिले और नए तालीमी साल का आगाज़ होगा। लॉकडाउन में जो मदारिस के सोर्स थे इनकम के लिए वो सभी गोया मुंजमद रहे। रमज़ान का महीना भी इसी में गुज़रा, फिर उसके बाद और भी दीगर जो मौक़े हो सकते हैं बकरीद वगैरह का, जो ताउन के हासिल करने के बड़े ज़रिए होते हैं। उसका नतीजा ये है कि मदारिस शदीद माली क़िल्लत का इस वक्त शिकार हैं और बहुत सारे मदरसे वो हैं जहां असातिज़ा को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे बाकी नहीं रहे। तो अब जब के तालीमी सिलसिले शुरू हो रहे हैं, हम सबको इसके ऊपर भरपूर तवज्जो करनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से रमज़ान और ईद उल अज़हा के मौके पर जो चंदा मदरसों के लिए जमा होता था, इस साल नहीं हो सका। अहले खैर हजरात ने जितना बन सका मदद की। इसके बाद भी ज़्यादातर मदारिस के लिए तालीमी साल शुरू करना और तलबा के क़याम व ताम का खर्च बर्दाश्त करना अहम मसला बना हुआ है। कुछ मदारिस तो बंद होने की कगार पर हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से ज़हूर खान की रिपोर्ट। तो नाज़रीन, महाराष्ट्र में स्कूलों के बाद अब धीरे धीरे मदारिस दीनिया में भी तालीमी सिलसिले को बहाल किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा, मालेगांव में हुकूमत की कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मदारिस को खोल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिलो दिमाग को अंदर तक छू लेने वाले बेशुमार शेरों के खालिक अहमद फराज अपने अहद के एक ऐसे फनकार थे जिसका फ़न किसी इलाके या मुल्क की सरहदों में कैद न रहकर पूरी दुनिया के अदब का हिस्सा बन जाया करता है। उर्दू के मकबूल तरीन जदीद शायरों में नुमाया मकाम रखने वाले हर दिल अजीज शायर अहमद फराज का आज 90वां यौम पैदाइश है। इस मौके की मुनासबत से पेश है उनकी शख्सियत और शायरी पर एक खास रिपोर्ट। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों न ए दोस्त हम जुदा हो जाएं। गम दुनिया भी गम यार भी शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिली। इन अशार के खालिक अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को सूबे सरहद के इलाका कोहाट में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। जब शायरी शुरू की तो उनका नाम अहमद शाह कोहाटी हुआ करता था, जो बाद में फैज अहमद फैज के मशवरे से अहमद फराज हो गया। अहमद फराज की मादरी जुबान पश्तो थी, लेकिन इब्तिदाही से उन्हें उर्दू लिखने और पढ़ने का शौक था और वक्त के साथ उर्दू जुबान और अदब में उनकी ये दिलचस्पी बढ़ती ही गई। उनके वालिद उन्हें रियाजी और साइंस की तालीम में आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन
अहमद फराज का फितरी रुझान अदब और शायरी की तरफ माइल था। इसी शौक के तहत उन्होंने पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में फारसी और उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की और बाज़ाब्ता अदब और शायरी का मुताला किया। अपना करियर अहमद फराज ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर शुरू किया। तब वो बीए कर रहे थे और उनका पहला शेरी मजमुआ तन्हा तन्हा भी मंजर आम पर आया था। एमए करने के बाद वो पेशावर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हो गए। इसके बाद लगातार उनके शेरी मजमूए सामने आते रहे और उनकी शायरी मकबूलियत की बुलंदियां छूती गई। मिसाले दस्ते जुलेखा तपाल चाहता है, ये दिल भी दामने यूसुफ है चाक चाहता है। हक गोई और बेबाकी अहमद फराज की तख्लीकी फितरत का बुनियादी उनसुर थी। चनाचे उन्होंने हुकूमत वक्त और एस्टेब्लिशमेंट की बदउनवानियों के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की। जनरल जियाउल हक की आमिरियत को सख्त तनकीद का निशाना बनाने की पादाश में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद वो 6 साल तक कनाडा और यूरोप में जलावतन रहे। फराज की शायरी जिन बुनियादी जज्बों से तश्कील हुई है वो हैं एहतिजाज, मज़ाहमत और रोमा। उन्होंने इश्क, मोहब्बत और महबूब से जुड़े हुए ऐसे बारीक एहसासात को शायरी की जुबान दी जो उनसे पहले तक अनछुए थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुशायरों में जितनी मोहब्बत और दिलचस्पी के साथ फराज को सुना गया है उतना शायद ही किसी और शायर को सुना गया हो। ऐ मेरे अब्र करम देखे वीराना जाम, ऐ मेरे अब्र करम देखे वीराना जाम, क्या किसी दश्त पे तूने कभी बारिश नहीं की। फराज की पजीराई हर सतह पर हुई। उन्हें बहुत से एजाजात और इनामात दिए गए जिनमें हिंदुस्तान से मिलने वाले फिराक, गोरखपुरी अवार्ड और टाटा अवार्ड भी शामिल हैं। फराज का कलाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है। जामिया मिलिया इस्लामिया में उनके काम पर पीएचडी की गई। उनकी शायरी के अंग्रेजी, फ्रांसीसी, हिंदी, युगोस्लावी, रूसी, जर्मन और पंजाबी में तर्जुमे हो चुके हैं। 25 अगस्त 2008 को गुर्दे की बीमारी में अहमद फराज का इंतकाल हो गया, लेकिन आज भी जब उनकी कोई गज़ल या नज़्म पढ़ने और सुनने में आती है तो महसूस होता है वो हमारे बीच ही कहीं मौजूद है। स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से दिल्ली में हिंदू धर्म संसद का आगाज हुआ। एनिमल हस्बेंड्री शोबे के ममलिकती वजीर पी सारंगी ने इस इवेंट का इफ्तिताह किया। दुनिया भर से आए मुतादिद कारकुनान इस इजलास में शरीक हुए। तंजीम के बानी विवेक कौल ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए दुनिया भर में हिंदुओं को मुत्तहिद करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने का आज़्म किया। हिंदू धर्म संसद की जानिब से श्री रविंद्र पंडिता को भी इस मौके पर तहनीत पेश की गई। हमें हिंदुस्तानी होने पर क्यों फख्र है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब तलाशने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपको मुल्क भर से कहानियां लाएंगे जो इख्तिराई और हुसूलियाबियों को डिफाइन करती है और ये बताती है कि हम एक कौम की शक्ल में कौन है। ये कश्मीर में केसर किसानों की कहानी है। कश्मीर केसर दुनिया भर में मशहूर है। इसकी क्वालिटी ईरान से भी बेहतर बताई जाती है, लेकिन कश्मीर के केसर किसान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास केसर सुखाने, टेस्टिंग और उसकी पैकिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन अब कश्मीर एक हाईटेक मसाला पार्क में बदलने के लिए तैयार है। जो भी सैफरान प्रोडक्शन के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है वो सारे अंडर वन रूफ वो मतलब तमाम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे उनकी मतलब स्टिग्मा सेपरेशन, ड्राइंग, क्वालिटी इवैल्यूएशन और पैकेजिंग। कश्मीर को भौगोलिक संकेत टैग मिलने के बाद कश्मीरी केसर की खेती को बढ़ावा मिला है। ये बिचौलियों को हटाकर
केसर किसान की मदद करते हैं। इसका एक मकसद है कि एक फार्मर को इससे बेनिफिट मिल जाएगा, इसका टैग इधर से या जो मार्केट में जाएगा यहाँ से एक टैग लग जाएगा, जीआई टैग जो मिल गया है हमें यहाँ स्टेट को सैफरान के लिए, तो वही टैग लग जाएगा, तो इसको काफ़ी फ़ायदा आएगा, एक फार्मर को भी और लेने वाले को भी फ़ायदा। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर कश्मीरी किसान केसर की खेती में नए सिरे से जान भर रहे हैं। भारत की ऐसी ही कामयाबी की और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। आगे बढ़ते हैं। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने अंधेरे से उजाले की तरफ उन्वान से एक मुहिम शुरू करने का फैसला किया है, जिसका मकसद लोगों को बुराई से अच्छाई की तरफ बुलाना है। इस सिलसिले में अकोला में भी जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया गया है, जिसमें डोर टू डोर मुलाकात से लेकर प्रोफेशनल्स के लिए सेमिनार मुनक्किद करने की बात कही गई। मुहिम के दरमियान पूरे महाराष्ट्र में जमात इस्लामी के अफराद तमाम ही लोगों को इस बात की तरफ दावत देंगे कि वो अंधेरों से निकलें, अपने मसाइल को हल करें और नूर की तरफ आएँ, रोशनी की तरफ आएँ, उजाले की तरफ आएँ। जमात इस्लामी अकोला में भी इस मुहिम की पूरी प्लानिंग कर ली गई है और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ इस मुहिम के उन्वान से जारी हैं। उलमा की नशिस्त, वकला की नशिस्त, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की नशिस्त। रांची के अंजुमन इस्लामी अस्पताल में मरीजों की सहूलियात फराहमी की कोशिशें मुसलसल जारी है। अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जरिए कायम करदा अंजुमन इस्लामिया के मातहत इस अस्पताल के ICU वार्ड में मजीद 5 बेड का जल्द ही इजाफा किया जाएगा। अंजुमन के सदर अबरार अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि कोरोना वबा के माहौल में शहर के करीब मरीजों को इलाज में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। इन हालात के पेश नज़र अंजुमन ने अस्पताल में गरीब अवाम को इलाज और मुआवजे के ताल्लुक से तमाम तर सहूलियात दस्तियाब कराने की कोशिशें की जा रही हैं। अबरार अहमद ने वाज़ेह किया कि गुर्दे के मरीजों के लिए जल्द ही डायलिसिस की सहूलियात दस्तियाब कराई जाएंगी। क्योंकि कभी हम लोग महसूस कर रहे थे, ख़ास तौर से जो कोरोना का पीरियड रहा है उस वक्त बहुत मेडिकल सिस्टम जो है हर जगह चरमरा गया था और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ICU और वेंटिलेशन के अखराजात भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे लोगों के, और इसलिए हम लोगों ने महसूस किया कि इमीडिएटली एक ICU किया जाना चाहिए। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।